नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शेखर द्विवेदी। भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हम संघ की कार्यपालिका के बारे में समझ रहे थे। हम समझ रहे थे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में ये समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सिंपल सी है, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, मिडिल सेकेंडरी स्कूल में। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, पागल दिवालिया न हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इन योग्यताओं में, इन एलिजिबिलिटी में 2 बिंदु आपको थोड़े गौर से सुनने हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओरिजिन ऑफ इंडिया नहीं, यानी भारतीय मूल का हो, ये शब्द अलग है। भारत का नागरिक हो, ये शब्द अलग है। जैसे मान लो कोई अमेरिका का आदमी है, भारत की नागरिकता ले लेता है, तो क्या वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्योंकि इसमें भारतीय मूल का लिखा हुआ नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें से गौर करने वाली बात यह है कि वह भारतीय मूल का हो ऐसा नहीं है, वह भारत का नागरिक हो ऐसा है। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इस शब्द का अर्थ ये हुआ कि उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी इतनी होनी ही चाहिए कि कम से कम वो लोकसभा का एमपी बन जाए, बिल्कुल अननोन फिगर नहीं होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होती है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे का मतलब ये होता है जिसमें भारत की आम जनता, आम वोटर हिस्सा नहीं लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को वोट करता कौन है आखिर? ध्यान से सुनिए। ए, लोकसभा के निर्वाचित सांसद। बी, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग न बोलूं तो ऐसा कह सकता हूं भारत के निर्वाचित सांसद, क्योंकि सांसद में फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे, लेकिन इसमें निर्वाचित, इलेक्टेड, इस पे फोकस ज़्यादा करना है, यानी सभी सदस्य नहीं। राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, तो केवल निर्वाचित। फिर भारत के तमाम राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक, यानी सभी राज्य जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, उन असेंबली के इलेक्टेड एमएलएज भाग लेंगे। तो भाग कौन नहीं लेगा? भाग नहीं लेगा जिस राज्य में विधान परिषद हो, उस विधान परिषद का इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनी, वो भाग नहीं लेगा। यानी विधान परिषद पूरी की पूरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो राष्ट्रपति के वोटर कौन हुए? लोकसभा के निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, सभी राज्यों की दिल्ली, पुडुचेरी सहित विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक ये हिस्सा लेते हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव से फर्क कैसा होता है? हम जो लोग वोट करते हैं, हमारे वोटर, एक वोटर की कीमत 1, लेकिन राष्ट्रपति में जो एमएलए या एमपी वोट करते हैं उनके वोट की कीमत एक फॉर्मूले से तय होती है। फॉर्मूले का सारांश ये होता है कि वह व्यक्ति इतनी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो जो फॉर्मूला होता है उसके तहत इलेक्शन होते हैं, उसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका बड़े लेवल पर अर्थ ये हुआ कि एक एमएलए जो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो वोट वैल्यू उतनी मानी जाएगी। एक सांसद जब वोट करता है तो वो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसकी वोट वैल्यू वैसी मानी जाएगी। अब जैसे हम बात करें विधायक की, तो एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है? तो उसके अंदर एक कैलकुलेशन होती है कि राज्य की जनसंख्या अपॉन राज्य में कुल कितने विधानसभा सदस्य है, डिवाइडेड, यानी भाग 1000। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं कि मान लीजिए राजस्थान की आबादी 5 करोड़ है, मान लीजिए 5 करोड़ है, और यहाँ के टोटल एमएलए या विधानसभा के सदस्यों की या निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 200 है। तो 5 करोड़ बटा 200 भाग 1000, ये जो गणित आएगी, इसमें जो आंसर निकलेगा, इसमें जो फिगर निकलेगा, वो राजस्थान के एक एमएलए की वोट वैल्यू शो करेगा।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राज्य की आबादी है ये अकॉर्डिंग टू 1971 में 1971 की आबादी के आधार पर ये फॉर्मूले तय किए गए हैं। अगर आज की आबादी से करेंगे तो वह गणित नहीं आएगी। वैसे राजस्थान के एक विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो 128 पॉइंट समथिंग होती है, राउंड फिगर में हम उसको 129 मान सकते हैं। यानी राजस्थान का जो एमएलए होता है उसके एक वोट की वैल्यू 129 होती है। तो ये होता है एक एमएलए के वोट की वैल्यू। उसी प्रकार से सांसद के एक वोट की वैल्यू कितनी होती है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। उसके अंतर्गत फॉर्मूला ये होता है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो टोटल वोट होते हैं, निर्वाचित वोट अपॉन टोटल सांसद जो हैं वो, ये जो गणित आती है ये आती है अप्रोक्सीमेट 708। तो आप ये बड़े लेवल पर मान लीजिए कि भारत का एक सांसद अप्रोक्सीमेट 708 वोट वैल्यू रखता है और एक विधायक 129 वैल्यू रखता है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक और शब्द आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसका अर्थ ये होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर 2 या 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो जो वोटर होता है वो सभी को वोट दे सकता है और उसके आगे अपनी एक चॉइस लिख लेता है। ये चॉइस लिख जाने के बाद में एक टोटल वोट वैल्यू जो होती है उसमें से एक जीत का पॉइंट निर्धारित किया जाता है कि भाई इतना 50% + 1 जो वोट लाएगा वो जीतेगा। अगर इसमें से किसी व्यक्ति को 50% + 1 वोट नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, तो उसको सेकंड चॉइस के द्वारा चुना जाएगा। वो सेकंड चॉइस कैसी होगी, वो पूरी गणना कैसी होगी, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चर्चा थी अब तक। अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।